गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रही है मेरी? यस, सुन पा रहे हैं आप लोग? यस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। स्क्रीन आपको डिस्प्ले हो रही होगी। तो हमने मार्केट इकोनॉमी पढ़ ली थी कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी। तो देखो, कुछ फिलोसोफर्स हैं और ये बुक जो है चाहे तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, और नहीं तो मैं इसकी लिंक आपको वैसे तो आज डालने वाला था, भूल गया, बट मैं आपको डाल दूंगा लिंक, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। बाकी पीडीएफ से पढ़ने का पीडीएफ से ही पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे। अब इसमें देखिए, नॉन मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझेंगे। बेसिकली नॉन मार्केट इकोनॉमी मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा था कि मार्केट इकोनॉमी क्या है, जहां पर गुड्स की प्राइस डिमांड और सप्लाई से डिसाइड हो रही होगी। हमने पढ़ा था ऊपर वाले में, अगर आप लोगों को याद है, कि वहां पे मेन फोकस इस चीज पर है, डिमांड एंड सप्लाई पर। लेकिन कुछ फिलोसोफर्स ऐसे हुए, कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हुए, उन्होंने बोला कि यार नहीं, हर बार चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए कि डिमांड और सप्लाई पे ही बेस्ड हो। सपोज करो किसी की रिक्वायरमेंट बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा होगी, और अगर डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो कुछ लोगों का मानना ऐसा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसी चीज के रिगार्डिंग कुछ फिलोसोफर्स या कुछ ऐसे मान लीजिए इकोनॉमिस्ट जो लोग आए, उन्होंने एक नया आइडिया दिया। उनका जो आइडिया था वो सोशलिस्ट या फिर हम इसे बोलते हैं कम्युनिस्ट फॉर्म था। क्या होगा ये? सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। अब इस सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडिया को बताने वाले लोगों में सबसे आगे जो है, सबसे टॉप पर जो है, वो है कार्ल मार्क्स। ये नाम आप ध्यान रखिएगा। तो कार्ल मार्क्स ही वो पर्सन है जिन्होंने बताया कि सोसाइटी सोशलिस्ट होनी चाहिए या फिर कम्युनिस्ट होनी चाहिए। अब ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट क्या होता है वो थोड़ा समझेंगे हम लोग। रीडिंग वीडिंग तो कर लोगे आप लोग, इकोनॉमी समझने वाली चीज होती है मोस्टली, तो यहाँ पे समझिएगा। जो ऐसे हमने ऊपर पढ़ा मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अगर डिमांड बढ़ी हुई है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ेगी। यहाँ पे कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं कि जो पुअर लोग होते हैं ना, गरीब लोग होते हैं, वो हमेशा उन चीजों को नहीं खरीद पाएंगे जिनकी डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, क्योंकि वो महंगा हो चुका होगा। दूसरी बात ये है, कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि देखो, कोई भी कंपनी की बात कर लीजिए, कोई भी फैक्ट्री की बात कर लीजिए, उस फैक्ट्री या कंपनी में जो चीज बनाई जा रही है वो ओनर तो बना नहीं रहे, मालिक थोड़ा बनाता है। बना कौन रहा है? वर्कर्स या फिर लेबर क्लास के लोग। तो कार्ल मार्क्स का कहना यह है कि जब जो चीजें बनाई जा रही हैं वो पूरी तरीके से वर्कर के थ्रू बनाई जा रही हैं, तो प्रॉफिट का पार्ट भी, जो प्रॉफिट आएगा, वो चीज भी इन वर्कर में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो कार्ल मार्क्स का मतलब कहने का ये था कि सोसाइटी के अंदर सभी लोग इक्वल इक्वल प्रॉफिट अर्न करें। एक्सट्रीमली रिच कोई नहीं होना चाहिए और एक्सट्रीमली पुअर कोई भी नहीं होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या बोला? सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट बोला। और ये सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट सबसे पहले या फिर एक ब्रॉड लेवल पर अपनाने वाला जो कंट्री है वो है यूएसएसआर। अब ये यूएसएसआर क्या चीज है? ये रशिया ही है बेसिकली। लेकिन ये पहले, यानी हम बात कर सकते हैं कि 1989 तक, ठीक है, यानी 1990 से पहले तक ये एक कॉम्बिनेशन था कई सारी कंट्रीज का। जैसे अभी आप देख रहे हो यूक्रेन एंड रशिया में फाइट हो रही है, किस बात के लिए हो रही है तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा ही। लेकिन अगर बात की जाए तो इनिशियली जो पहले, अगर हम बात करते हैं 1990 से पहले, तो 1990 से पहले यूक्रेन अपने आप में रशिया का पार्ट था। जब वो कंबाइंड रशिया था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूएसएसआर। इसका फुल फॉर्म मैंने लिखवाया था आप लोगों को, और नहीं तो आपने जब एनसीईआरटी पढ़ी होंगी, जैसा कि मैंने हर बार बोला हुआ है, तो वहां पे आप लोगों ने यूएसएसआर का फुल फॉर्म देखा होगा। कितने लोग हैं इनको यूएसएसआर का फुल फॉर्म नहीं मालूम? हाँ जी, सभी को मालूम है ना? ठीक है। तो अब देखिए यूएसएसआर में हुआ क्या, इसने कौन सा कॉन्सेप्ट अपना लिया? सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट अपना लिया। सोशलिस्ट में कंट्री के अंदर गुड्स की सप्लाई, उनकी प्राइसिंग, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कहने वाली बात यह है कि सोशलिस्ट फॉर्म या कम्युनिस्ट फॉर्म वो फॉर्म होती है जहां पे कंट्रोल या फिर ओनरशिप जो होगी
वो ओनरशिप किसके हाथों में होगी? गवर्नमेंट के हाथों में होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कम्युनिस्ट मॉडल क्या होता है वो समझिए। अभी कहाँ कहाँ पे चल रहा है कम्युनिस्ट मॉडल? पहली बात तो ये समझो, एक तो रशिया में है कुछ फॉर्म में, दूसरा है चाइना के अंदर, ठीक है। चाइना में कौन सा मॉडल है? कम्युनिस्ट मॉडल है। ये समझ पा रहे हैं आप लोग कि चाइना में कौन सा मॉडल हो गया? कम्युनिस्ट हो गया। दूसरी बात यहाँ पे लिखो, आगे अगली वाली देखिए आप लोग लाइन, इट गॉट ऑल्सो नोन बाई इट्स अदर नेम सच एज स्टेट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसके कुछ और नेम है ये। अब ये नेम क्या है, क्या समझाते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे इस इकोनॉमी में जो कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट के हाथों में होगा। डायरेक्टली कंट्रोल किसके हाथों में होगा? गवर्नमेंट के हाथों में होगा। और गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करेगी कि कोई भी चीज कितनी प्राइस पर बिकनी चाहिए। तो क्या लगता है, अच्छी बात है खराब बात है ये? अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि कितने रेटों पे कोई चीज बिकेगी तो अच्छी बात है खराब बात? हाँ जी, कोई कुछ समझ पा रहा है इस बारे में? नहीं। सब लोग जग तो रहे ना? नींद तो नहीं यस आ रही सर। ना किसी को? होली वोली तो नहीं मना रहे अभी से? हाँ ठीक। सर आपने पूछा क्या था सर, ये फिर से बोलिएगा एक बार। हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है या सोशलिज्म जो इकोनॉमी है वो अच्छी चीज है खराब चीज है? सर दोनों कह सकते हैं, लेकिन ठीक भी है खराब भी है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो अभी हम लोग इस पर बात करेंगे कि सही है खराब है। अभी उससे पहले हम समझते हैं कि सोशलिज्म के अंदर जो चीज थी वो कौन कौन से बिलीव्स को लेके चल रही थी। जैसे कोई भी आइडिया आता है या फिर कोई भी चीज हम लोग सोचते हैं तो उसके पीछे हम लोग कुछ पॉजिटिव पॉइंट सोचते हैं कि यार इसलिए हमें ये वाला काम करना है। तो वही मेन बिलीव्स क्या है सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इकोनॉमी को अपनाने के, वो समझिए वन बाई वन। पहला है रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री शुड बी यूज्ड फॉर वेलबींग ऑफ ऑल। तो पहला इनका जो बिलीव था, तो कोई से भी 3 या 4 बिलीव आप लोग समझ जाओगे तो लिख पाओगे अपने आप ही, वैसे भी रटी हुई चीज तो याद आएगी नहीं, समझ लीजिए। ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर देखो डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने प्राइस पहले ही डिसाइड कर दी, तो वो प्राइस पर हर एक इंसान खरीद पाएगा चीजों को। यानी जो रिसोर्सेज हैं वो हर किसी के लिए यूजफुल रहेंगे, हर किसी की लाइफ में डेवलपमेंट या फिर लाइफ को आगे बढ़ा रहे होंगे, बेहतर बना रहे होंगे। तो पहली चीज उन्होंने ये सोची, इसलिए इसको अपनाया। दूसरा इन्होंने क्या सोचा, रिसोर्सेज आर बेस्ट यूज्ड वंस दे आर अंडर द ओनरशिप ऑफ सोसाइटी कम्युनिटी, दस ऑल इकोनॉमिक रोल विल बी प्लेड बाय द स्टेट ओनली। इनको लगा कि अगर रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथों में हो, ठीक है, अगर रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथों में होंगे तो सभी का वेलफेयर हो पाएगा, सभी का भला हो पाएगा। और इसीलिए सोचा गया कि अगर गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड करे प्राइस वगैरह तो वो अच्छा बेनिफिट कर पाएंगे। और इसीलिए यहाँ पे हर चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखी गई। समझ पा रहे हैं? तो सेकंड थिंग क्या होगी कि गवर्नमेंट बेहतर तरीके से काम कर पाएगी, इसीलिए इसको लिया गया। अगली चीज ये बोली गई कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का राइट किसी इंडिविजुअल को नहीं देंगे, प्रॉपर्टी का राइट गवर्नमेंट के पास रहेगा। और अगर प्रॉपर्टी का राइट गवर्नमेंट के पास रहेगा तो कभी भी कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए थर्ड पॉइंट देखिए, नो प्रॉपर्टी राइट गिवन टू इंडिविजुअल्स गाइडेड बाय द बिलीव दैट इट प्रमोट्स एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लेबरर। क्योंकि इनको ये लग रहा था कि अगर किसी एक को राइट्स दे दिए गए तो वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है, माइनॉरिटीज लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बन सकती है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ना बने, ठीक है, कोई भी डिफरेंसेस सोसाइटी के अंदर ना क्रिएट हो, इसके लिए भी इन्होंने क्या सोचा कि सोसाइटी कैसी रखनी चाहिए? सोशलिस्ट सोसाइटी रखनी चाहिए। दूसरा इनका, अब जो देखो सोशलिस्ट है तो डेफिनेटली मार्केट इकोनॉमी के अगेंस्ट तो होंगे ही होंगे। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, अब्सेंस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, या फिर आप बोल सकते हो कि वो डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज चलेगी तो अगेन वो तो कौन सी इकोनॉमी हो जाएगी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। तो ऑलरेडी डेफिनेटली उसके अगेंस्ट में है। नो आइडिया ऑफ कंपटीशन, और ये क्या बोलना चाहते हैं कि कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। और कंपटीशन नहीं होने का मतलब ये निकल के आता है कि सारी की सारी चीजें कंट्रोल में, फिर मोनोपोली किसकी होगी यहाँ पे? गवर्नमेंट की होगी। गवर्नमेंट संभाल रहा होगा हर चीज को। अगला है पीपल प्ले इकोनॉमिक रोल according to their ability and in turn to get all facilities from the state as per their need। लोग अपने अपने जो भी उनकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे
और उसी के अकॉर्डिंग उन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से। कहने वाली बात यह है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, रेजिडेंस, फूड, इन सभी के अरेंजमेंट कौन कर रहा होगा? गवर्नमेंट कर रहा होगा। बदले में लोगों को अपने अपने अकॉर्डिंग काम करना होगा। ठीक है, अगला देखिए, द डिसीजंस सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू सप्लाई देम टू पीपल वर टेकन बाय द स्टेट इटसेल्फ। तो जैसे कि हम लोग समझ ही रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि हर चीज पर सरकार का कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। तो कौन सी चीज कितनी प्रोड्यूस करनी है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्या प्राइसिंग पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये सारी की सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा होगा? स्टेट यानी गवर्नमेंट। तो ये तो इसकी पॉइंट पॉजिटिव बातें थी जो इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि सोशलिस्ट में बेनिफिट क्या है। दूसरा अपनाने वाला इंसान कौन है? यूएसएसआर। देखेंगे वो अपने आप ही डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चाइना के अंदर भी है। हालांकि चाइना के अंदर जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है बेहतर तरीके से, लेकिन तब भी उसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, कुछ खराबियां हैं। तो हमने पहले पढ़ लिया अच्छी बातें क्या क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि इस सिस्टम में गड़बड़ी कहाँ पर है, क्या क्या खराबियां हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्स क्या क्या है। तो पहला देखिए, though the aim was to serve all, there was no idea of creating capital or wealth, which created a scarcity of investable capital in the coming times। अब देखो पहला पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि देखो आइडिया बहुत सही था कि सभी लोगों का भला हो जाए, लेकिन सोच के देखो अगर सभी लोगों के बीच में प्रॉफिट को बांट दिया गया तो बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए मनी तो रहेगी ही नहीं। समझ रहे हो बात? जो बिजनेस के अंदर जो मनी लगाई जानी थी वो मनी तो कभी इकट्ठी हो ही नहीं पाई किसी भी पर्सन के पास। तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा वो इंसान? और जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो कुछ टाइम में आगे बढ़ने पर वो बिजनेस ही कोलैप्स हो जाएगा। पहली चीज तो ये थी कि अगर सारा सारा प्रॉफिट वर्कर्स में अगर हमने बांट दिया तो मनी इकट्ठी होकर वो ग्रोथ तो कभी कर ही नहीं पाएगा, इन्वेस्टमेंट करके वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये पहली दिक्कत थी सबसे बड़ी जो यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इन्वेस्टेबल कैपिटल नहीं मिलेगा उसको, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखिए, state used to prioritize the uses of resources, thus the best or optimum use of resources were denied, leading to their misallocation and wastage। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए वो पब्लिक जानती है। हो सकता है गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से अलोकेट कर ही नहीं पाए, और क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है तो कई बार ऐसा होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो गलत तरीके से अलोकेट हो जाते हैं, या फिर उन रिसोर्सेज का क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है, मतलब वो काम ही नहीं आ पाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि अगर पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सारे सारे चीज गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, तो उसमें ये चीज दिक्कत आ ही रही होगी। ये सेकंड दिक्कतें हैं इसके अंदर। थर्ड है कि हो क्या गया कि किसी भी पर्सन के पास प्रॉपर्टी का राइट ही नहीं है। मतलब कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि ये जमीन मेरी है, ये एरिया मेरा है। तो जब भी कभी लोगों के पास जमीन और एरिया नहीं होगा तो उसके अंदर क्या होगा? मोटिवेशन नहीं आएगा। बात समझो, यहाँ पे मोटिवेशन ही नहीं आएगा कि यार ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं क्या करूं, है ना। तो इसमें यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट देयर वाज नो मोटिवेशन टू वर्क हार्ड एंड टैप द एनिमल स्पिरिट ऑफ द पीपल। इसका मतलब ये है कि भाई मेहनत करके कोई बड़ा काम करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो ये अगली प्रॉब्लम हो गई किसके अंदर? सोशलिज्म के अंदर। ये सिंपल सी बात समझो आप कि अगर आप लोगों को मालूम पड़ जाए कि भैया यूपीएससी में सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, तो आप में से बहुत सारे लोग तो पढ़ेंगे ही नहीं, बोलेंगे यार कोई तो नौकरी मिलेगी, छोड़ो, पढ़ते ही नहीं है कि नहीं ये वाली बात? क्योंकि कई लोग तो इस पर भी एग्री है कोई सी नौकरी मिल जाए, बस मिल जाए। तो इससे होगा क्या? ऐसे ही यहाँ पे वर्कर के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों के साथ क्या हो रहा है कि लोगों को मालूम है कि उतना ही फूड ग्रेन मिलना है, उतने ही बेनिफिट मिलते हैं, उतनी ही फैसिलिटी मिलनी है, कुछ हम लोग ज्यादा तो कर नहीं सकते। तो कई लोग क्या करेंगे? मेहनत करेंगे ही नहीं, और ये धीमे धीमे आगे जाके दिक्कत कर रहा होगा, क्योंकि कोई भी इनोवेशन के बारे में नहीं सोचेगा, कोई भी हार्डवर्क नहीं कर रहा होगा। और जब भी कोई हार्डवर्क इनोवेशन नहीं करेगा तो कितने टाइम ही इकोनॉमी चलेगी, और इसी वजह से यूएसआर क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। आगे देखिए, बीइंग, अब ये क्या है? नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो देखिए, बीइंग नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, द थिंग्स लाइक लिबर्टी एंड फ्रीडम वर टोटली एब्सेंट। तो यहाँ पे क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है ही नहीं तो लिबर्टी और फ्रीडम तो हो ही नहीं पाएंगी, और लिबर्टी और फ्रीडम नहीं तो वही दिक्कत फिर से वही है। जैसे हम लोग चाइना की बात करते हैं, क्या चाइना में लिबर्टी और फ्रीडम है हर किसी के पास? नहीं है ना, बिल्कुल। तो ये दिक्कतें आएंगी यहाँ पे। अब लेकिन हुआ क्या? स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट समझ ही नहीं पाई, यानी जैसे कि हम लोग बात करते हैं लेनिन और स्टालिन जो कि रशिया के अंदर होंगे, तो लेनिन और स्टालिन समझ ही नहीं पाएंगे कि दिक्कत कहाँ पर है। लेकिन तब तक पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी
और जब ये चीजें समझ में आएंगी तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाएगा। तो आज के टाइम में जो चाइना में हो रहा है या फिर जो रशिया में हो रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है, लेकिन तब भी वहां पे बहुत कुछ हद तक चीजें क्या है, सोशलिस्ट तरीके से रन कर रही हैं। तो उसी चीज का एग्जाम्पल यहाँ पे दोनों पैराग्राफों में दिया हुआ है। ठीक है, मन करे पढ़ लेना। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये जो बुक है वो बना दी गई है इकोनॉमिक ऑप्शनल के लिए हिसाब से, मतलब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल अगर आपके पास है तो इतनी मेहनत नहीं करनी है। जितना बोल रहा हूँ उतना अगर आप समझ पाए तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उतना ध्यान देना है क्योंकि इसमें बहुत सारा डिटेल ऐड कर दिया गया है। ये बुक पूरी की पूरी खिचड़ी बन चुकी है, तो ज्यादा परेशान मत होइएगा कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, पहले उतना समझो जितना बताया जा रहा है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल दिया यहाँ पे यूएसएसआर का और चाइना का। मन करे पढ़ लेना, नहीं मन करे तो इतना समझ लेना कि स्टार्टिंग में तो दोनों ही कंट्रीज ने फॉलो किया फुली तरीके से। 1980s या फिर मैं ईयर बताऊं तो 1990 के बाद से इन दोनों ने अपने अंदर थोड़े मॉडिफिकेशन किए और करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये अभी काम कर रहे हैं और इसलिए सर्वाइव भी कर पा रहे हैं। अगर 100% वैसे ही चलते हुए आ रहे होते तो ये कोलैप्स हो चुके होते। ये हमने पढ़ लिया सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो हमने देखो एक पढ़ा था स्टार्टिंग में मार्केट इकोनॉमी। मार्केट में क्या था कि 100% चीजें किस पे डिपेंड थी, डिमांड एंड सप्लाई पर। गवर्नमेंट का कोई इंटरफियर था ही नहीं, सारी चीजें क्या हो रही हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर नहीं करती है। मार्केट के अंदर लोगों की जरूरतें और उसके अकॉर्डिंग सप्लाई के बेस पर वहां पे प्राइस क्या हो रही थी, डिसाइड हो रही थी। तो ये तो हो गया वहां पर। लेकिन जब हमने पढ़ा सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो प्राइसेस है, जो चीजें हैं वो कैसे डिसाइड हो रही हैं, गवर्नमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे मार्केट का इंटरफियर नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि यार वहां पे गवर्नमेंट का इंटरफियर नहीं है तो थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पे मार्केट का इंटरफियर नहीं है तो थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी है। तो इन दोनों ही कमियों को दूर करने के लिए जो इकोनॉमी लाई गई उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे जानते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। नाम से ही मालूम पड़ रहा है मिक्स। तो मिक्स किसको किया गया होगा, मिक्स किया गया है मार्केट इकोनॉमी एंड दूसरी इकोनॉमी कौन सी हो जाएगी हमारी, कैपिटलिस्ट के बाद दूसरी इकोनॉमी है वो है सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट। तो मार्केट और कम्युनिस्ट को मिला दिया तो कौन सी इकोनॉमी बनी, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी बनेगी। और मिक्स्ड इकोनॉमी में होगा क्या, कुछ चीजें गवर्नमेंट के अंडर में होंगी और कुछ चीजें पब्लिक के हाथों में होंगी और दोनों से मिलकर चीजें रन होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। और मिक्स्ड इकोनॉमी आपको मालूम चल ही रहा होगा इंडिया में फॉलो की जाती है कि कुछ चीजें गवर्नमेंट के अंडर में होंगी और कुछ चीजें डायरेक्टली मार्केट देखता है। तो देखिए यहाँ पे समझ में आ गया होगा मिक्स इकोनॉमी है क्या। अब टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं जो बुक में दी हुई है हमारी। इन प्रैक्टिस mixed economic system was already there by late 1930s once the market economies adopted certain policy change। जैसे ही मार्केट इकोनॉमीज ने कुछ कुछ पॉलिसीज चेंज की तो अपने आप ही क्या कौन सी इकोनॉमी बन गई, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब होगा क्या कि स्टार्टिंग कुछ टाइम तक यानी 1945 ये ईयर वो ईयर है जब वर्ल्ड वॉर थोड़ा खत्म हो गया था, सेकेंड वाला। तो पूरी दुनिया के अंदर कुछ चेंजेस किए गए और कुछ प्लानिंग की अनाउंसमेंट की गई और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए और इस मॉडिफाइड फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी किसने दिया, कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो समझेंगे यहाँ पे कौन कौन इसको बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से बेस्ट मॉडल होगा। तो पहला, वर्ल्ड बैंक एक्सेप्टेड द नीड ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी which used to be an ardent advocate of the free market economy but the time and nature of the intervention cannot be universal। तो कहने वाली बात यह कि वर्ल्ड बैंक ने बोला कि देखो जो मार्केट इकोनॉमी है ना उसमें कुछ तो चेंज करना चाहिए और ये एक चेंज को करना अपने अपने अकॉर्डिंग कर लो जो भी करना है, इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होगा कब करना है, कंट्रियां अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर ले। पहली बात तो वर्ल्ड बैंक ने ये बोल दी। दूसरी बात क्या बोली गई, World Bank further concluded that neither of the economic system are free from flaws and even a novice of economics can agree that the best economic system can be the mixture of the both। कहने वाली बात ये इन्होंने बोला कि देखो कोई भी सिस्टम है ना कंप्लीटली 100% सही तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ कमियां तो उसमें होंगी होंगी और ना ही सारे के सारे जो भी लोग हैं
वो हर एक चीज को या फिर मिक्स वाले में लाके उसको ऐड कर पाएंगे, वो भी ऐड नहीं कर पाएंगे। लेकिन तब भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, बेटर है बाकी किसी और फॉर्म से। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। अच्छा सर, ये बताइए कि सर ये जो इलेक्शन में सर ईवीएम वगैरह सर हैक होने की बात होती है, तो क्या सर ईवीएम सच में हैक होता है सर? अगर जान भी जाओगे तो क्या कर लोगे, और नहीं जानोगे तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ है ऐसा कुछ कंक्लूजन? अरे सर, जो है हमारे तरफ सर रोज सर चर्चा करते हैं कि जो है कि ये सब होता है सर, इधर उधर से जो है लोकतंत्र में समस्या आ जाएगी सर, ऐसे सर तानाशाही आ जाएगी सर। नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं आएगी और ईवीएम हैक भी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा सर, ठीक सर। नहीं वो सर, ये जो है कुछ पार्टियां सर जो है यही सब जो है रो रही इस वक्त, रोना जो है। देखो, जब एग्जाम में नंबर कम आते हैं तो अपन बोलते हैं कि टीचर ने ना नंबर काट लिए हमारे। हम तो पूरा लिख कर आए थे, टीचर ही लड़के बैठा हुआ था। तो टीचर लड़के नहीं बैठा हुआ था, जी हम भूल सर। जाते हैं चीजें। तो जो पार्टी जी सर। हारती है वो हारने वाली पार्टी यही बोलती है कि ईवीएम हैक हो गई, ठीक है। जी सर। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक सर। कहने वाली बातें हैं। कभी कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं बताता है। किसी ने किसी के ऊपर अपन को ठीकरा फोड़ना होता है तो फोड़ दिया हमने कि भाई ईवीएम ही खराब है, ठीक है। बाकी अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। हिंदी मीडियम में ज्वाइन करना, लिंक भेजेंगे वहां पे बता देंगे आपको और, ठीक है। जी सर। आगे देखिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी की। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी क्या क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी के बेनिफिट्स या फिर उसके फीचर्स। तो देखिए, पहला है कि हम लोगों ने पढ़ा मार्केट इकोनॉमी भी होगी इसके अंदर और गवर्नमेंट वाली भी होगी। तो बोथ स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर हैव टू इकोनॉमिक रोल, दोनों लोग काम कर रहे होंगे। प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, स्टेट वाला भी काम करेगा। अगला है प्राइवेट सेक्टर टू प्ले दोज रोल्स वेयर इनविजिबल हैंड, इनविजिबल हैंड मतलब वही मार्केट एंड सप्लाई और प्रॉफिट एंड लॉस वो वाला, कैन वर्क प्रॉपरली production and supply of the private goods, the goods and service which people use by purchasing them from their own income is the best example in this case. But state is not prohibited from playing this role. कहने वाली बात ये है कि देखो, प्राइवेट सेक्टर वहां पे काम करेगा जो लोगों की रिक्वायरमेंट है। जैसे तो ऐसे समझो आप कि हमें टूथब्रश खरीदना है, प्राइवेट बना लेगा। हमें स्वीट्स लेने हैं, प्राइवेट कंपनी बना सकती है। बिस्किट खाने हैं, प्राइवेट कंपनी बना सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आर्म्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफियर करेगा। हालांकि मना नहीं करेगा, ऐसे नहीं बोलेगा कि प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए कोई लाइसेंसिंग का सिस्टम होगा, कुछ और चीज होगी, प्लस वो मॉनिटरिंग रख रहा होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कुछ चीजें प्राइवेट लोगों के हाथों में होंगी और कुछ चीजें गवर्नमेंट के अंडर में होंगी, जो दोनों आपस में मिलकर काम चला रहे होंगे। तो ये हो गया। तो प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें बड़ा रोल होगा। अगली चीज देखिए, those role which private sector will not be motivated to play should be better taken care of the state। अब देखो, कुछ चीजें क्या होती हैं जो लोगों की भलाई के लिए होती है। अब जहां पर प्रॉफिट नहीं दिख रहा वहां तो प्राइवेट कंपनी इंटरफेयर करेंगी नहीं, क्योंकि प्रॉफिट दिखेगा वहीं पे प्राइवेट कंपनियां जाती हैं। तो जहां पर भी प्राइवेट कंपनियां नहीं आ रही हैं या फिर जो प्राइवेट लोग इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे कौन लोग काम करेंगे, वहां पे गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। पब्लिक वहां पे सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, मिक्स किया है। जहां पे रिक्वायरमेंट है, पब्लिक नीड है, वहां पे गवर्नमेंट भी काम कर रही होगी। और जहां पे लग रहा है कि प्राइवेट कंपनी अपना रोल प्ले कर रही है, तो वहां पे प्राइवेट कंपनी को रोल प्ले करने दिया जाएगा। तो इस तरीके से वेलफेयर भी करना है पब्लिक का, और एक तरीके से मार्केट में बैलेंस भी बना के रखना है। दोनों काम यहाँ पे किए जाएंगे। अगली चीज देखिए, द इकोनॉमिक रोल्स प्लेड बाई ईदर स्टेट और प्राइवेट सेक्टर मे नॉट रिमेन फिक्स फॉर ऑल। मतलब ये जो काम है वो हमेशा फिक्स नहीं रहेंगे, वो चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, all times to come and may get modified as per need of the time। कहने वाली बात बहुत सिंपल सी बात है, जो लोग टाइम के हिसाब से नहीं बदलते वो गिर जाते हैं। तो इन्होंने पहले ही समझ लिया कि हमें जैसी जरूरत पड़ेगी ना, वैसे वैसे हम लोग अपने अंदर चेंजेस कर लेंगे। कोई भी चीज हमेशा के लिए फिक्स नहीं होगी। अच्छी बात है ये भी। अगला देखिए, रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम टू बी टेकन केयर बाय द स्टेट। अगर किसी चीज के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाने हैं तो वो कौन बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी। मान लीजिए फूड का मार्केट है, तो फूड का क्वालिटी क्या रहना चाहिए, उस क्वालिटी के लिए जो रूल बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगी, गवर्नमेंट। क्योंकि जब प्राइवेट कंपनियों को बोल दिया भाई कैसा भी बेचो, तो वो इतना खराब खराब सामान बेचेंगे कि लोगों की हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए रेगुलेशंस, रूल्स वगैरह बनाने की पावर किसको होगी, गवर्नमेंट के पास होगी। तो ये हमारा हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी।
अब ये एंड में क्या बोल रहे हैं, it means mixed economy system is not a kind of finality which the market or non-market economy system used to be, rather continuous change look its main features। कहने वाली बात यह है कि देखो मिक्स्ड इकोनॉमी फाइनल चीज नहीं है, ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन है और जिसमें लगातार चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी, कैपेबल टू मॉडिफाई एज पर द सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द आर, यानी टाइम के हिसाब से इसमें चेंजेस किए जाएंगे। दिस वे द लॉन्ग ड्रॉन डिबेट अबाउट द पॉसिबल रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी ऑल्सो गॉट डिसाइडेड, और इसलिए हमेशा डिबेट होती रहती है कि गवर्नमेंट का रोल कितना बड़ा होना चाहिए और दूसरा रोल कितना बड़ा होना चाहिए। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, काम की चीज नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब ये होता है कि गुड्स को कैसे कैसे डिवाइड किया जा रहा है लोगों के बीच में, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो जरूरत की चीजें हैं, जो बेसिक नीड्स है, जैसे फूड है, वाटर है, एयर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, जहां पर बेसिक नीड्स हैं उनमें गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और पब्लिक के लिए डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जो लग्जरियस थिंग्स हैं उनको प्राइवेट लोगों को बनाने के लिए दिया जाता है। दूसरी बात, जो एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड है, जैसे फर्टिलाइजर्स फार्मर्स के लिए, सीड्स फार्मर्स के लिए, कुछ और चीजें जो बहुत जरूरी होती है, उन पर सब्सिडी भी दी जाती है। सब्सिडी का मतलब होता है कि एक्चुअल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है बट गवर्नमेंट पब्लिक को उन्हें कम कॉस्ट पे प्रोवाइड कराता है। तो जो अमाउंट गवर्नमेंट ने पे किया उसे बोलते हैं सब्सिडी। जैसे पहले सिलेंडर्स की जो कॉस्ट थी वो कम थी क्योंकि गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दिया करती थी, बट अभी गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडी देना बंद कर दिया है, दैट्स वैसी प्राइस बढ़ गई है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करेगा और प्लस चीजों को इतने रेट पर या अफोर्डेबल प्राइस पर रखेगा कि लोग उसको खरीद पाए। बस, बाकी थ्योरी नहीं पढ़नी है। अगला है वॉशिंगटन कंसेंसस। तो वॉशिंगटन एक जगह का नाम है, वहां पे एक मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद 10 पॉइंट पॉलिसी बनाई गई, ठीक है। अब उस 10 पॉइंट में क्या क्या चीजें हैं, मन करे पढ़ लेना, नहीं मन करे मत पढ़ना क्योंकि इतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए है। अब ये 10 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको आराम से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इतनी हमें जरूरत नहीं है। अगेन फिर दिया हुआ है बीजिंग कंसेंसस, इसकी भी जरूरत नहीं है। कोई आपसे पूछे कि क्या करना है इनका मेन मोटिव, तो अल्टीमेट मोटिव ये हमें मालूम होना चाहिए कि क्या है, गवर्नमेंट के रोल को और प्राइवेट कंपनीज के रोल को फिजिबल बनाना, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को एक लिमिट तक रखना, पब्लिक का वेलफेयर करना और एक डेफिनेट ग्रोथ बना के रखना ही मेन मोटिव होता है, ठीक है। अब इसमें जितने भी आपको दिए हुए हैं कंसेंसस, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी तो पढ़ने की, कभी मन करे आपको बैठे हो फालतू तो पढ़ लेना। सैंटियागो कंसेंसस आ गया, ठीक है। आगे देखिए जो हमारी काम की है, ये है कैपिटलिज्म एज ए टूल ऑफ ग्रोथ प्रमोशन। तो कैपिटलिज्म हमने पढ़ लिया ऊपर कि कैपिटलिज्म क्या था, कि जहां पे चीजों को मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया जाता है। जब भी कभी डिमांड एंड सप्लाई में छोड़ दिया जाता है तो वहां पे ग्रोथ हो भी सकती है स्पीड से, और कभी कभी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, कैपिटलिज्म एज ए इकोनॉमिक सिस्टम फेल्ड इन द वेक ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन 1929 एंड गॉट द पर्पसफुली मॉडिफिकेशन इनटू द मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी क्या बताना चाह रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कभी बताया भी होगा 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कैसे आया। कितने लोगों को आइडिया है कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन कैसे आया था? बस बता दो हाँ और ना में, मतलब आंसर नहीं बताना है, बस बता दो किन लोगों को मालूम है। मैं पूछ लूंगा आपने नहीं बताया था। बताया यस नहीं, सर। यस सर, आपने पूछा था लेकिन सर बताया नहीं था। तो उसके लिए मैंने ये बोला ना एनसीईआरटी पढ़नी है, तो एनसीईआरटी तो पढ़नी थी ना सर वर्ल्ड वॉर बताया था आपने, चलो सारी देखिए चीजें सुनिए भाई सर। सुनिए, तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ना कहानी बहुत गोल हो जाएगी। पढ़नी चाहिए आपको एनसीईआरटी। कब तक बोलूं मैं ये वाली बात, मालूम पड़ा एग्जाम हो जाए तब ये बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर कब पढ़ोगे। तो देखिए सुनिए, हुआ ये कि वॉर चल रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कब से कब तक, 1914 से लेके 1918, वैसे तो 1919 ही बोलते हैं लोग, हम लोग 14 मान लेते हैं, 18 मान लेते हैं। इन 4 सालों में 2 ग्रुप थे, एक थे एलिस और एक थे एक्सिस। नाम सुना इनका? एक तरफ ब्रिटेन मान लीजिए, एक तरफ है जर्मनी, 2 ग्रुप मान लो आप। एक तरफ ब्रिटेन और उसके दोस्त, दूसरा जर्मनी और उसके दोस्त। इन दोनों में हो रही थी फाइट।
ये लगभग 4 सालों तक फाइट चली है। इसके बाद हुआ क्या, ब्रिटेन भी वीक और जर्मनी तो बर्बाद हो ही गया। दोनों ही क्या हो गए, बहुत ज्यादा वीक हो गए। अब दोनों को ही फंड की रिक्वायरमेंट है, दोनों ही कंट्रीज को। हुआ क्या, फंड देगा कौन? एक अलग से कंट्री खड़ी हुई थी, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये फाइट में इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। ब्रिटेन का खर्चा बहुत सारा हो गया, जर्मनी का खर्चा बहुत सारा हो गया, और जो भी इनके दोस्त थे उनका भी खर्चा बहुत सारा हुआ। तो यूएस ने क्या किया, दोनों को ही मनी दे दी। किनको दे दिया? ब्रिटेन को भी, उसके फ्रेंड्स को भी, और जर्मनी को भी, और जर्मनी के जितने भी लोग थे उनको फ्रेंड्स को भी। तो हुआ क्या, एक ही कंट्री ने दोनों कंट्री को लोन दिया। और लोन देने का मतलब ये होता है कि भैया इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा, इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। अब ये होम लोन या फिर वैसा पर्सनल लोन की तरह तो होता नहीं है कि 2 सालों में लौटाना है, 4 सालों में लौटाना है। ये कंट्री को दिया हुआ लोन होता है, तो टाइम होता है लंबा, जैसे 20 साल, 50 साल, 100 साल, इस तरीके से। लेकिन लोन कब दिया, 1919 के आसपास, ठीक है, या फिर आप मान लो 1920 में दिया हुआ लोन दिया। स्टार्टिंग कुछ टाइम तो भैया टाइम से ईएमआई आती रही, क्योंकि ईएमआई देंगे ये लोग, मनी वापस करेंगे, देते रहे देते रहे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने रुपए देना बंद कर दिया। रुपए देना बंद कर दिया, इसका मतलब वो टाइम कौन था, 1928। 1928 के ईयर में हुआ क्या कि इनकी खुद ही की इकोनॉमी इतनी खराब हो रखी थी इन कंट्रीज की, कि जो मनी रीपेमेंट होना था वो रीपेमेंट होना बंद हो गया 1928 में। जैसे ही ये खबर पब्लिक के पास पहुंची कि जो लोन दिया गया था वो लोन वापस नहीं आ रहा है, तो लोगों के मन में आ गया फियर। और जैसे ही फियर आता है, लोग अपनी मनी क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। मनी कर लेंगे, विड्रॉ। और जब मनी विड्रॉ करने लोग गए तो बैंक के पास रुपए थे ही नहीं, क्योंकि बैंक रुपए में रखे तो बैठता नहीं है। बैंक क्या करता है, लोन में रुपए दे दिया करता है। हमने पढ़ा था एनसीईआरटी के अंदर, मनी एंड क्रेडिट वाले सिस्टम में, ध्यान है आप लोगों का? यस सर। ठीक है, तो जी सर। बैंक बैंक ने अपना लोन, जो मनी थी वो लोन पे दे रखी थी। अब ये मनी वापस लेने आए तो वापस दे नहीं पाया बैंक। तो पब्लिक के अंदर और फियर बढ़ गया, और फियर बढ़ने के बाद जितना भी अमाउंट मार्केट में लगा हुआ था, मार्केट मतलब स्टॉक्स में, शेयर्स में, पब्लिक ने अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट किया और उससे मनी अपनी वापस लेना स्टार्ट कर दी। और जब कभी भी बल्क में चीजें बिकने लग जाएं शेयर मार्केट में, तो उससे होता है मार्केट क्रैश। और ये हो गया मार्केट क्रैश। और मार्केट क्रैश का मीनिंग होता है कि इकोनॉमी चरमरा गई, कई बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, कई सारे बैंक दिवालिया हो गए। बोला यह जाता है लगभग 70% ऑफ कंपनीज इन यूएस बंद हो गई थी। जब 70% कंपनी बंद हो जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ जो लोन दिया वो भी वापस नहीं आ रहा, खुद का जो रुपया था वो भी बर्बाद। और क्योंकि इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, कंपनीज बंद हो गई, इसे बोला गया डिप्रेशन। अब डिप्रेशन क्या होता है वो समझो यहाँ पे। देखो, हमेशा डिप्रेशन एकदम नहीं आता, पहले होता है रिसेशन। मतलब पहले क्या होता है, धीमे धीमे इकोनॉमी डाउन होती है, और फिर जो रुपया दिया गया है उसके आने की उम्मीद ही खत्म हो जाएगी, भैया आएगा ही नहीं, है ना। ईएमआई जो मतलब जो रुपया दिया लोन पर वो वापस नहीं आ रहा है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन। और जब ये बहुत बड़े लेवल पर होता है तो उसे बोलते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्योंकि जितना भी अमाउंट दिया गया वो कुछ भी वापस नहीं आ रहा था। इसीलिए 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा। और ये जो कंट्री है यूएस, ये क्या फॉलो कर रही थी, कैपिटलिज्म। तो बोला ये गया कि यार कैपिटलिज्म सिस्टम में भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे भी समझ में आ ही रहा है कि कैपिटलिज्म सिस्टम में दिक्कत हो सकती है। तो इसके बाद क्या अपनाया गया, हर जगह मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आज हम लोग देखते हैं कि मोस्टली कंट्रीज में क्या देखने को मिलेगा, आपको मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलेगा। लेकिन बस फर्क इतना सा है कि कई जगह कैपिटलिस्ट सिस्टम थोड़ा ज्यादा चल रहा है और कई जगह सोशलिस्ट सिस्टम थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस में है। अदरवाइज आज के टाइम में मोस्टली कंट्रीज क्या है, एक तरीके से मिक्स्ड है। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आराम से पढ़िएगा कि कुछ बार पॉलिसी बनती है बिजनेसमैन लोगों के लिए, कुछ बार पॉलिसी बनती है कैपिटलिस्ट लोगों के लिए, कुछ बार सोशलिस्ट लोगों के लिए, कई बार पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो वो तो हर किसी को हमें सेटिस्फाई करना होता है। तो गवर्नमेंट हमेशा पॉलिसी ऐसी बनाती है कि हर किसी की नीड्स और एस्पिरेशन फुलफिल हो पाए। तो जैसे आप लोग देखते हो कि बजट आता है, तो बजट में कुछ प्रोविजंस बिजनेसमैन लोगों के लिए भी होते हैं, कुछ प्रोविजंस आम लोगों के लिए होते हैं, कुछ प्रोविजंस वर्किंग क्लास के लिए होते हैं। सब कुछ कुल मिला के मोटिव ये है कि सभी लोगों की नीड्स और रिक्वायरमेंट क्या हो, फुलफिल हो जाए, जिससे कि वो आसानी से अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाए। अब हमें पढ़ना क्या है, जो हमारे काम की चीज है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, नेशनल इनकम। सबसे
पहली डेफिनेशन जो आपको इकोनॉमिक्स में आनी चाहिए वो है पहली नेशनल इनकम। नाम से मालूम पड़ रहा है नेशनल यानी कंट्री, कंट्री की इनकम को हम लोग क्या बोल रहे होंगे, नेशनल इनकम बोल रहे होंगे। कैसे होगी ये, किस तरीके से है, वो समझते हैं हम लोग। तो एक नॉर्मल सी बात समझे हम लोग कि कंट्री में रहने वाले लोगों की इनकम को अगर मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी नेशनल इनकम। इसे आप लिखोगे कैसे, ठीक है, इसमें कुछ और भी टर्म्स हैं, उनको हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। देखिए आप लोग भी मार्क कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा थोड़ा बहुत। मेजरिंग प्रोग्रेस हैज बीन अ मेजर रिडल फॉर एक्सपर्ट्स, मतलब कंट्री कितनी प्रोग्रेस कर रही है कितनी नहीं, ये सबसे बड़ा काम होता है एक्सपर्ट्स लोगों के लिए। इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस वाज ट्राइड बाय मैनी बिफोर द आइडिया ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी पहले के टाइम में मेन चीज ये थी कि प्रोग्रेस को अगर मेजर करना है तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि हम लोग इनकम को चेक कर लें। अगर हमें प्रोग्रेस पता लगानी है तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम के बारे में पता लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे समझिए कि द मेथड tries to calculate a country's income at domestic and national level in a gross and net form having four clear concepts. बेसिकली जीडीपी अगर हमें काउंट करनी है या कंट्री की इनकम काउंट करनी है तो उसके लिए हमें 4 डेफिनेशन आनी चाहिए। कौन कौन सी डेफिनेशन हैं, एक तो हो गया जीडीपी, ये हो गया एनडीपी, ये हो गया जीएनपी, एक हो गया एनएनपी। तो सबसे पहला काम तो यही है कि हमें भाई इनकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। फिर फुल फॉर्म के बाद हमको उसका फॉर्मूला किसमें हम लोग क्या क्या चीज काउंट करते हैं, क्या क्या चीज देखी जाती है, वो सब चीजें कौन सी है। तो पहला देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेफिनेशन आपको याद रखनी है, कई बार हम लोग जीडीपी पढ़ रहे होते हैं, जीडीपी क्या है, ये वही चीज है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ all final goods and service produced within the boundary of a nation during 1 year period. For India, this calendar year is formed from 1st April to 31st March. इसने यहाँ पे बता भी दिया कि अगर हम एक साल की बात कर रहे हैं तो वो साल कहाँ से शुरू हो, कहाँ पे एंड होगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात की जा रही है कि एक साल के अंदर कंट्री के लोगों के द्वारा बनाई गई चीजों का एडिशन अगर हम कर लेते हैं वैल्यू का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। क्या यहाँ पे इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत किसी को, जीडीपी के पहले पैराग्राफ में किसी को दिक्कत? नो सर। समझ लेना है ना, ये दोबारा बताएंगे तो फिर सब खिचड़ी हो जाएगी, अभी समझते हुए चलिएगा। तो पहला पैराग्राफ होगा, अरे बार बार आएगा, 50 बार ये चीज आएगी, तो अभी समझ लेना हम लोगों को, ठीक है। अगले पैराग्राफ पे आइए। It is also calculated by adding national private consumption, gross investment, government spending, trade balance। अब ट्रेड में क्या होता है, देखो ट्रेड में मतलब हमने कितना एक्सपोर्ट, कुछ पूछ रहे हैं अर्शी? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट, हमने कितना सामान दूसरी कंट्री को बेचा, तो ये होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, हमने कितना गुड दूसरी कंट्री से हमने खरीदा, उसे बोलते हैं इंपोर्ट। मान लीजिए हमने 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया, 80 रुपए का इंपोर्ट किया, तो हमें 20 रुपए का फायदा हुआ क्योंकि हमने 20 रुपए की एक्स्ट्रा बेची है। तो इसे बोलते हैं हम लोग फेवरेबल ट्रेड बैलेंस। फेवरेबल क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ। अगर इसका उल्टा हो जाएगा कि हमने इंपोर्ट ज्यादा किया एक्सपोर्ट कम किया, तो हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस, ठीक है। तो अब जो भी है प्लस माइनस है उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए द यूज ऑफ द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट फैक्टर रिमूव्स एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स नॉट प्रोड्यूस्ड इन द नेशन and add expenditures to the goods and service produced within which are exported but not stored within the country। इस लाइन को आराम से 5-6 बार पढ़ना। कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कि जितना भी हमने बाहर एक्सपोर्ट किया है उसको घटा देना है, और जो इंपोर्ट किया, मतलब जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है आप उसे माइनस कर लो, जो चीज बचेगी उसे हम किसमें ऐड कर रहे होंगे, जीडीपी के अंदर। जीडीपी का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कंट्री के अंदर कंट्री के लोगों के द्वारा बनाई गई चीजें, उनका वैल्यू ऐड कर लो, वो क्या होता है, जीडीपी होता है।
आराम से पैराग्राफ पढ़िएगा, 2-3 बार समझ में आ जाएगा। नॉर्मल समझने वाली बात यही है कि हमें उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला ध्यान रखना है कि हमने कितनी गुड्स बनाए और कितना हमने दूसरी कंट्री को बेच दिया और कितना हमको बेच दिया, उसका एक करने का जो बचा वो जीडीपी में आएगा। अगला है इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड द टर्म यूज इन द कॉन्सेप्ट ग्रॉस। ग्रॉस है टोटल, विच मीन्स समथिंग इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स एज टोटल। तो लिखा हुआ भी है, ग्रॉस का मीनिंग क्या होता है, टोटल होता है। तो मैंने बता भी दिया आपको कि टोटल होता है मीनिंग कि कुल मिला के हमने कितना प्रोड्यूस किया, तो जीडीपी हो जाएगा वो। मीन्स इन मैथमेटिक्स डोमेस्टिक मीन्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डन विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन। तो ये डोमेस्टिक का भी बता दिया मैंने कि कंट्री की बाउंड्री के अंदर, ठीक है। एंड बाय इट ओन कैपिटल प्रोडक्ट इज यूज। प्रोडक्ट यानी जो चीज हमने बनाई, वो चीजें गुड्स भी हो सकती है और सर्विस भी। जैसे कि डॉक्टर है तो सर्विस प्रोवाइड करेगा, और कोई इंडस्ट्री है तो वो गुड बना रही होगी। और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, फाइनल। फाइनल मतलब जिस रेट पर हमने बेचा, बस मतलब वो चीज बेची और बदले में रुपए मिला, उसे बोलते हैं फाइनल वैल्यू। तो लिखा हुआ भी है मीन्स द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर विच देयर इज नो नोन चेंज ऑफ वैल्यू एडिशन इन इट। कहने का मतलब ये है कि बिस्किट पैक करके पूरा बना चुके हैं, अब बस 10 रुपए में बेचा और बिस्किट हमने दूसरे को दिया, रुपए हमने ले लिए। तो इसका मतलब ये होता है फाइनल, मतलब कि अब उसके अंदर और कोई चेंजेस नहीं होंगे, कंप्लीटली चीज बन चुकी है, तो उसे बोलते हैं फाइनल। अब यहाँ पे देखिए द डिफरेंट यूजेस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी आर गिवन बिलो। अब यूज क्या क्या है जीडीपी का, कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं जीडीपी का। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट कितना है। मान लीजिए कि पिछले साल 100 रुपए की चीज बनाई गई थी, इस बार बनाई गई 110 रुपए की, तो पिछली बार से इस बार कितना प्रॉफिट हो गया, तो कितना ग्रोथ हुआ, 10% ग्रोथ हुआ। तो पहली चीज देखिए यहाँ पे, पर एनम परसेंटेज चेंज इन इट द ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी। कि हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट क्या है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ कि पहले 100 रुपए था, अभी 7 रुपए हो गए 107, तो ग्रोथ रेट क्या हो गई, 7%। ठीक है, तो मैंने आपको 10 वाला एग्जांपल दिया था, कोई सा भी आप ले सकते हो। तो ग्रोथ रेट यानी पिछले साल से भी कितना ग्रोथ किया आपने। दूसरा ये क्या बताता है कि भैया हम कितनी सारी चीजें बना रहे हैं, क्वांटिटी बताता है हमको। कि जैसे मान लो पहले 100 रुपए की चीज बनाई थी, इसमें 200 रुपए की बनाई थी, तो हमारी क्वांटिटी क्या हुई, बढ़ गई। तो क्वांटिटी से हमें मालूम पड़ता है कि हमारी वॉल्यूम, जो अमाउंट ऑफ मनी है, वो बढ़ रही है या घट रही है। बस ध्यान रखने वाली बात ये है, ये सिर्फ क्वांटिटी ही बताता है, क्वालिटी नहीं बताता है। क्या नहीं बताएगा, क्वालिटी नहीं बताएगा। यानी ये सिर्फ हमें क्या बताता है कि हमने 100 रुपए की चीजें बनाई या 200 रुपए की चीजें बनाई, लेकिन हमें ये नहीं बताएगा कि वो जो 100 रुपए की चीज बनाई गई थी वो क्वालिटी में कितनी अच्छी थी, या फिर 200 रुपए की चीज बनाई गई थी वो क्वालिटी में कितनी अच्छी है। कहने वाली बात क्या समझ आई हम लोगों को, कि सिर्फ और सिर्फ ये क्वांटिटी को बताएगा, क्वालिटी को नहीं। अगर देखिए, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा इन कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स। अगर हम आर्किटा की बात करें तो दुनिया में या फिर मोस्टली देशों के द्वारा जीडीपी को ही बेसिक मान के हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। और आईएमएफ इसको परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि कितने रुपए का सामान रखने की आपकी कैपेसिटी है, इसे बोलते हैं पीपीपी। ठीक है, पीपीपी मतलब कितने रुपए का सामान हम लोग खरीद सकते हैं। तो जीडीपी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर परचेजिंग पावर पैरिटी देखते हैं, और इसको आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बता रहा होता है कि इसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक क्या है। देखिए, इन 2020 इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द साइज ऑफ इट्स जीडीपी। जीडीपी के फॉर्म में इंडिया थर्ड नंबर पे आती है इन द वर्ल्ड इन पीपीपी टर्म्स, व्हाइल एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ रुपीज एक्सचेंज रेट इन कंपेयर टू डॉलर। यानी हम लोग जो एक्सचेंज रेट को कंपेयर करते हैं इंडिया के, वो डॉलर के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं। It was slated to lose one rank, being pushed down by the UK and become sixth largest economy in the world in the year. तो कहने वाली बात हो गई, पीपीपी के फॉर्म में अगर हम देखते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी के फॉर्म में, तो हम लोग 6वें नंबर पे आते हैं, अगेन रिप्लेसिंग द यूके इन 2025 टू बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट बाय 2030। ये अपने गोल है आगे के कि 2025 तक हम 5वें नंबर पे पहुंच जाएंगे और 2030 तक हम लोग थर्ड नंबर पे पहुंच जाएंगे। अब पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे अलग बात, लेकिन हमारा ये ड्रीम है। तो ये 25 भी नहीं आई और 30 भी नहीं आई है। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट, कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछिए। No, sir. समझ में आ पा रही है बातें। आगे देखिए,
हमने पढ़ लिया जीडीपी। जीडीपी का मतलब ग्रॉस, ग्रॉस पूरा मिलाकर। अब हम देखेंगे एनडीपी। एनडीपी वैसे जीएनपी देख सकते हैं हम लोग पहले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एनडीपी ले लेते हैं। एन मतलब है नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट में क्या मीनिंग होता है वो समझिए यहाँ पे, कि हम लोगों को यहाँ पे डेप्रिसिएशन और उन लोगों की चीजें हटा देनी है जो दूसरी कंट्री के लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द जीडीपी कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग द वेट ऑफ द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी खराबी, कमी। जैसे कोई चीज 100 रुपए की थी, एक साल के बाद 80 रुपए की रह गई, तो डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद जो चीज बनती है उसे हम लोग बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोबारा सुन लो, डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद जो चीज बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस इज बेसिकली नेट फॉर्म ऑफ जीडीपी, दैट इज जीडीपी माइनस द टोटल वियर एंड टीयर। तो इसका मतलब ये होता है, नेट में हम लोग क्या कर देंगे, जीडीपी में से वियर एंड टीयर, मान लीजिए कोई मशीन है 1000 रुपए की थी, वो एक साल के अंदर थोड़ी खराब हो गई तो 100 रुपए कम हो गए मान लो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका 100 रुपीज माइनस कर देंगे। तो उसके बाद जो माइनस करने का बचा तो उसे बोलेंगे नेट। वियर एंड टीयर होता है टूट फूट, कि मशीन के काम करने से जो कमी आई उसके अंदर, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हो, सर समझ में नहीं क्या आया चीज समझ नहीं आया? सर। ये कंपनी या मशीन का उदाहरण दिया सर। जैसे अभी आप लैपटॉप या फोन पे क्लास कर रहे हो, मान लीजिए आपने लैपटॉप 40,000 रुपए का हाँ खरीदा था, एक लैपटॉप मान लीजिए 5 साल चलता है, उसका खत्म हो जाएगा, ऐसा ना जिंदगी चलता जी रहेगा। तो 40,000 रुपए की चीज 5 साल में खत्म हो जाएगी, तो हर साल के हिसाब से कितना लॉस हुआ आपको? अगर कोई 40,000 रुपए की चीज है 5 सालों में खत्म हो रही है, तो हर साल का देखा जाए तो 8,000 रुपए का लॉस हो रहा है, क्योंकि एक साल यस में 8,000 रुपए के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हमें एनडीपी निकालना है, तो जो 40,000 रुपए की वैल्यू थी, अगर हमें हर साल उसका करना है, वैल्यू देखनी है, तो हमें क्या कर देना है, -8,000 माइनस कर देना उसके अंदर से, जितना भी जीडीपी आया। मान लीजिए 40,000 रुपए का आपने चीज का काम किया, आपको लग रहा है कि आपने 40,000 की चीज से 40,000 रुपए कमा लिए, लेकिन नहीं, आपने कितने कमाए, सिर्फ 32 ही कमाए, क्योंकि 8,000 रुपए तो लॉस हो गया ना लैपटॉप का, लैपटॉप खत्म हो जाएगा 5 सालों के बाद। दोबारा समझिए कि किसी भी चीज को बनाने में जो मशीनरी यूज हो रही है, और मशीन की वैल्यू जो कम हो रही है लगातार हर साल, और जितने सालों में वो खत्म हो जाएगी मशीन, उस हिसाब से उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे एक कार लिया आपने 5 लाख की, क्या वो कार 2 साल का 5 लाख की बिक जाएगी? नो नहीं बिकेगी ना। तो जो कमी आई, वही कमी क्या है, डेप्रिसिएशन। तो उस अमाउंट को हम लोग जीडीपी में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जितना अमाउंट कम हो गया साल के हिसाब से, उस अमाउंट को हम लोग लेस कर देंगे इसमें, जीडीपी में से। बात समझ में आई? यस सर। डेप्रिसिएशन मतलब ये कि जो वैल्यू कम हो रही है उसको घटा दो आप बस, तो नेट निकल आएगा हमारा। नेट मतलब डेप्रिसिएशन को घटाने का जो आंसर है वो नेट होता है। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है, हमें ऊपर वाला वो फॉर्म डेफिनेशन हिंदी में जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो, और इसका फॉर्मूला एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, फॉर्मूला ये याद रखना है, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। बस बाकी आप ये आराम से पढ़ लो। थ्योरी बताना चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो कुल मिला के क्या है कि मान लीजिए इतना लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को कैसे कम करना है, तो उसके लिए ऊपर दिया हुआ है कि बॉल बियरिंग से कोई मशीन काम कर रही है तो ग्रीसिंग वगैरह कर देंगे हम लोग। अल्टीमेटली हमारे लॉस को कम करने के लिए हम लोग वियर एंड टीयर को कम करते हैं। इतना पूछता नहीं है, सिर्फ सीधे से फॉर्मूला आएगा पूछने के लिए, उसकी डेफिनेशन आएगी पूछने के लिए। तो एनडीपी क्या हो गया, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी टूट फूट विच इन द 1 ईयर, जो 1 ईयर में जो कमी आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये आराम से तो समझाया हुआ है कि 100 सालों में कितना लॉस हो जाएगा, 1,000, वो फालतू, मतलब आराम से मन करे तो पढ़ना है ना, इतना जरूरत नहीं है। अगला आइए जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहले फॉर्मूला, वो पहले डेफिनेशन फॉर्मूला। तो क्या बोलना चाह रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी इज द जीडीपी ऑफ ए कंट्री एडेड विद इट्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड, hence the transboundary economic activity of the economy is also taken into account. The item which are counted in the segment income for abroad are। अब देखो होता क्या है, जैसे समझो कि कोई इंडियन है, उसकी प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्रीज में भी है,
और उससे जो इनकम हो रही है तो वो आ तो कहाँ रही है, इंडियन के पास रही है ना। तो जब भी हम कभी भारतीय लोगों की जितने भी इंडियंस हैं जहां से भी इनकम कर रहे हैं सभी को ऐड कर लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, जीएनपी कहलाती है। ठीक है, तो इसमें होता है प्राइवेट रेमिटेंस। प्राइवेट रेमिटेंस का मतलब होता है जितना भी अमाउंट दूसरी कंट्री से इंडिया में ट्रांसफर किया गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइवेट रेमिटेंस। तो ये भी किसमें काउंट होगी, जीएनपी में काउंट होगा। दूसरा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स। अगर हमने किसी दूसरी कंट्री को लोन दिया हुआ है, किसी दूसरी पर्सन को लोन दिया हुआ है, उससे जो हमें फायदा हो रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी हमारे किसमें काउंट, जीएनपी में काउंट होगा। अगर हमें किसी दूसरी कंट्री से, यूएन से, वर्ल्ड बैंक से कोई ग्रांट मिलती है, ध्यान रखना ग्रांट मतलब जिसको पे नहीं करना वापस, तो वो ग्रांट भी किसमें काम आएगी, जीएनपी में काउंट करेंगे हम लोग। ग्रांट्स एंड लोन में डिफरेंस समझना, ग्रांट्स रीपे नहीं करनी पड़ती है, लोन रीपे करने पड़ते हैं। ये बात डिफरेंस मालूम है आप लोगों को, दोबारा सुन लो। ग्रांट्स मतलब दान, दान मतलब वापस नहीं करना, बट लोन वापस करने होते हैं। ये सब चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, जीएनपी बनाती है, ठीक है ना। तो जीएनपी का फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, जीएनपी द नॉर्मल फॉर्मूला इज जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब होगा क्या बट इट बिकम्स जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, GDP minus income from abroad. In the case of India, this means that India's GNP is always lower than its GDP. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि जीडीपी हम लोगों ने समझ लिया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जीएनपी में क्या करेंगे, द नॉर्मल फॉर्मूला इज जीएनपी बराबर क्या ले रहे हैं हम लोग, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दूसरी कंट्री से जितनी भी इनकम हो रही है। समझ में आ रही है। अगर ये इनकम मान लो नेगेटिव है अब्रॉड से, तो हम लोग क्या कर देंगे, जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बात समझ में आ रही है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कैसे करना पड़ गया हम लोगों को, सपोज हमारे यहाँ पे चीजें कम बन रही हैं और दूसरी हमारे यहाँ पे कम मनी आ रही है, दूसरे के पास ज्यादा मनी जा रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में डोमिनोज है, मैकडी है, ये इंडियन कंपनीज तो है नहीं, है ना, लिवाइज है, और मतलब लिवाइज इंडियन ही है, कोई और कंपनीज है, ऑडी है, मर्सिडीज है, सारी सारी कंपनीज कौन कौन सी है, फॉरेन कंपनीज है, तो उनको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, हमें कम हो रहा है। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग, किन कंपनीज को फायदा ज्यादा होता है। हाँ जी, फॉरेन कंपनी से नाम मालूम है कुछ कुछ जो हमारे आस पड़ोस में है। सर हमारा NFIA सर हमेशा माइनस में रहता है ना, दैट्स वाई सर उसका जो इम्पैक्ट पड़ता बिल्कुल, है सर वो नेगेटिव होता है, क्योंकि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आती है, जैसे कि जो इंटरनेशनल से हमारी जो इनकम आ रही है, जो हमको आ रही है वो कम आ रही है, बट जो हमारी इनकम आउटफ्लो हो रही बाहर वो ज्यादा हो रही वेरी है। गुड, ठीक है। तो होता तो ये था कि अगर हम लोग बहुत ही बेहतरीन कंट्री होते तो हम लोग दूसरों को चीजें ज्यादा बेच रहे होते, यानी हम लोग बाहर से ज्यादा इनकम कर रहे होते, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है ना, हमसे इनकम करके लेके आ रहे हैं लोग, तो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, इसमें माइनस कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि हमारे यहाँ पे इनकम कम आ रही है। अदरवाइज होता तो ये था कि जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होता है, लेकिन इंडिया के केस में हम लोग नेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास चीजें कम आ रही है, हमारी कंट्री चीजें ज्यादा रही है, रुपए ज्यादा जा रहे हैं बाहर। ठीक है, तो अब ये हो गया जीएनपी। अब इसके कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं, आराम से पढ़िए, जरूरत नहीं है। हमें पहली चीज आनी चाहिए जीएनपी की डेफिनेशन, दूसरा आना चाहिए जीएनपी का फॉर्मूला, दो चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली। अगला देखिए, अगला है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अब देखो इसमें क्या होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट में, तो एनएनपी होगा क्या, बेसिकली जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे समझो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन अगर करते हो आप, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेट नेशनल इनकम या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला ध्यान रखो इसका। तो ऊपर हम लोगों ने जीएनपी पढ़ लिया, हमने जीडीपी पढ़ लिया, ठीक है। तो जीएनपी और जीडीपी आपको बस ऊपर वाली डेफिनेशन दोबारा कनेक्ट करना है, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो अच्छी बात, नहीं कर पा रहे हो दोबारा से पढ़ना, ऊपर से जीडीपी क्या था, जीएनपी क्या था। तो एनएनपी क्या होगा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, या फिर जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस डेप्रिसिएशन। तो अब हमें मालूम ही है भाई, इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हमारी माइनस में है, इंडिया के केस में माइनस में है ना, तो जीडीपी माइनस इनकम माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा हमारा, एनएनपी हो जाएगा। क्या मेरी बात ये समझ में आई आप लोगों को।
ये सर क्योंकि हमारा इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, माइनस है। अभी हमने देखा तो एनएनपी अगर हमें निकालना है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन कर लो, या फिर जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस डेप्रिसिएशन कर लो। डेप्रिसिएशन भी घटाना है जीडीपी में से, और इनकम जो हमारी हो रही है अगर वो पॉजिटिव है तो अच्छी बात, नेगेटिव है तो हमें वो भी घटानी है। तो जीडीपी में से इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस माइनस कर लो और डेप्रिसिएशन प्लस माइनस कर लो, तो जो आंसर बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एनएनपी। ठीक है, तो ये एनएनपी हो गया हमारा। अगली चीज देखो, हाँ इसको मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ आपको कि नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी हमारे द्वारा, यानी इंडियंस लोगों के थ्रू जितना मनी अर्न किया गया वो क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज होती है बेस ईयर। बेस ईयर मतलब जिससे हम कंपेयर करते हैं। जो बेस ईयर है जिससे हम लोग कंपेयर करेंगे, तो द बेस ईयर टुगेदर विद द मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल अकाउंट are revised by Central Statistics Office CSO in January 2015, which is given in the forthcoming pages। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बेस ईयर कौन सा, जिससे हमें कैलकुलेट करना है ना कि हमारा कितना फायदा कितना नुकसान हुआ, तो एक ईयर होगा, उसे बोलते हैं बेस ईयर। जैसे मैंने बोला ना पिछले साल 100 रुपए कमाए, इस साल 100 रुपए कमाए, तो हमने पिछले साल को रेफरेंस मान लिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, हर बार पिछले ईयर को रेफरेंस ना मानकर एक ईयर को उन्होंने पर्टिकुलर रेफरेंस मान रखा है। उस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ईयर बोलते हैं। उस ईयर को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस ईयर बोलेंगे। तो समझिए यहाँ पे अब एक चीज और होती है, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम। कॉस्ट और प्राइस, कॉस्ट एंड प्राइस का मीनिंग क्या होता है हम लोग अभी समझेंगे कि कॉस्ट कितनी पड़ रही है और उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। तो हम लोग यहाँ पे दो समझेंगे, कॉस्ट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, दो चीजें। तो अभी आगे आएगा, समझिए यहाँ पे कॉस्ट क्या है। कॉस्ट इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। कॉस्ट क्या है, इनकम। वैल्यू ऑफ इस टोटल प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज मे बी कैलकुलेटेड एट ईदर द फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। तो बस ध्यान ही रखना है हमें, जब भी कोई चीज बेची जाती है मार्केट में, तो वो मार्केट में उसकी कॉस्ट क्या है और उसको बनाने में जो रुपए खर्च हुए वो फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। तो पहला हमें जो चीज ध्यान रखनी है वो कॉस्ट ध्यान रखनी है, कॉस्ट क्या होती है। तो कॉस्ट सिंपल टर्म्स में इनकम ऑफ इकोनॉमी है, और इनकम किस चीज की, जो वैल्यू मार्केट में सेल की गई है उसकी फैक्टर कॉस्ट, जो चीजें मिला के बनाई गई है वो फैक्टर्स, या फिर मार्केट कॉस्ट। मार्केट में मान लो चिप्स का पैकेट 20 रुपए का है, तो उस चिप्स के पैकेट की मार्केट कॉस्ट कितनी हो गई, 20 रुपए हो गई। लेकिन अगर हम बात करें कि आलू कितने का लगा, मसाला कितने का लगा, ऑयल कितने का लगा, पैकेजिंग कितने की हुई, उन सबकी जो ऐड करके जो आएगा उसे बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। क्या मेरा मतलब समझ में आया आप लोगों को? ये Yes, sir. सर लैंड लेबर कैपिटल प्लस बिल्कुल एक्सपेंसेस। बिल्कुल, ठीक है। तो जो हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में सेकंड पेज पे जो पढ़ा था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप लोगों को याद आ पा रहा है, ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को। उसके सेकंड पेज पे लिखा हुआ था, फर्स्ट चैप्टर ही था, सेकंड पेज था, उस पर लिखा हुआ था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वहां पे मैंने पढ़ाया था आपको लैंड लेबर कैपिटल एंड ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हमने बात की थी लैंड यानी जमीन जहां पे कोई काम किया जाता है, लेबर यानी काम करने वाले लोग। फिर हमने पढ़ा था कैपिटल, कैपिटल 2 टाइप की थी, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। और देन हमने पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल यानी स्किल्स एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ याद आया? जिनको याद आ गया अच्छी बात, जिनको याद नहीं आया बहुत बुरी बात, दोबारा पढ़ेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, तो उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग जब मिलाते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, हमारी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब इसके लिए सीएसओ अपना अपना डेटा इकट्ठा करता है, उसको डिफाइन करता है, फिर एक्सप्लेन करता है। हमें काम का नहीं है, बस उतना हमें समझना है ऊपर वाली चीज की क्या होती है। फिर उसे जीएसटी वगैरह लगता है, वो सब कहानी बात की है ना, जरूरत नहीं अभी। दूसरा क्या है, प्राइस। प्राइस क्या होता है, प्राइस क्या है, इनकम कैन बी डिराइव्ड एट टू प्राइसेस, कांस्टेंट एंड करेंट। The difference in the constant and current price is also that of the impact of inflation. Inflation is considered stand still at a year of the past in case of the constant price, while in the current price present the inflation is added current price। अब देखो ये सब कहानी क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, नॉर्मल समझो। मान लीजिए 1 किलो एप्पल आज की डेट में 100 रुपए के आ रहा है, लेकिन वो पिछले साल 80 रुपए के ही थे। तो पिछले साल से अभी इस साल वो महंगे हो गए,
तो जब भी वैल्यू महंगी होती है उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। अब पिछले बार से अभी तो कितने रुपए बढ़ गए? 20 रुपए बढ़ गए। लेकिन अगर हम पहले ही डिसाइड कर दें कि हमें एप्पल की प्राइस जो कंपेयर करनी है वो 3 साल पहले से करनी है, या फिर हम ऐसे बोले कि 2017 में कितने रुपए के एप्पल थे और अभी 2022 में कितने हैं, तो जब भी हम लोग एक फिक्स्ड डेडलाइन ले लेते हैं कि भाई उस ईयर में कितने रुपए का प्राइस था, अभी कितना था, तो उसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, जो हमने फिक्स कर दिया कोई ईयर के लिए प्राइस, उसे बोलेंगे कांस्टेंट प्राइस। और एक होता है करंट प्राइस, करंट यानी जो अभी इस साल करंट में चल रहा है। और डिफरेंस निकाल लेंगे पुराने से अभी का, तो इन्फ्लेशन होता है महंगाई। इन्फ्लेशन यानी होती है महंगाई, कि महंगाई कितनी बढ़ गई। और इस महंगाई का भी एक क्राइटेरिया है जो आरबीआई बोलता है कि हमारी कंट्री में जो महंगाई होनी चाहिए वो 4 to 6% की होनी चाहिए हर साल। 4 से 6% की महंगाई होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो रही है तो भी दिक्कत, उससे कम हो रही है तब भी दिक्कत। वो हम लोग आरबीआई की जब पढ़ेंगे चीजें तो वहां पे हमें समझ में आएगी। ठीक है, तो प्राइस समझ में आ गई, कॉस्ट समझ में आ गई आप लोगों को। जिनको नहीं आई है वो थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, जैसे मैंने ये बात की थी कि गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ, एक पर्टिकुलर ईयर डिसाइड किया हुआ है कि हम इससे कंपेयर करेंगे। अब वो ईयर कौन सी, वो समझो कि गवर्नमेंट ने पहले ईयर डिसाइड किया 2004 और 5। और सोचो 2004 और 5 से कंपेयर करो तो बहुत ज्यादा लगेगी हमें महंगाई। तो गवर्नमेंट ने उस महंगाई को कम दिखाने के लिए कि भैया महंगाई कम दिखाई पड़े लोगों को, इसलिए बेस ईयर ही चेंज कर दिया। बेस ईयर कर दिया 2011-12। क्या कर दिया? 2011-12 को बेस ईयर कर दिया, यानी अब हमें कंपेयर किससे करना है? 2011-12 से करना है। थोड़ी महंगाई कम फील होगी हम लोगों को। पहले क्या था, 2004 और 5 से हम लोग कंपेयर करते थे तो महंगाई ज्यादा हमें महसूस हुआ करती थी। तो अभी क्या कर दिया गया है, 2011-12 को बेस ईयर मान लिया गया। कितना क्लियर? इसके अलावा बेस ईयर के साथ साथ गवर्नमेंट ने मेथोडोलॉजी को भी चेंज किया हुआ है, जिससे हम लोग बताते हैं कि महंगाई कितनी हुई। और ये दोनों ही चीजें चेंज करने का मोटिव क्या था, कि पब्लिक को ये फील होना चाहिए कि महंगाई ज्यादा हो ही नहीं रही है। समझ रहे हो बात? चेंज करने का पर्पस क्या था, कि पब्लिक को ये लगे महंगाई ज्यादा हो ही नहीं रही है। अब यहाँ पे क्या क्या चेंज किया गया है, द मेजर चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड इन दिस रिवीजन आर गिवन बिलो। तो क्या क्या चेंजेस किए गए थे वो यहाँ पे ये है कि हेडलाइन ग्रोथ रेट। हेडलाइन ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है कि जहां से हमें कंपेयर करना है जीडीपी को, हमने उसको ये कर दिया, चेंज कर दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात हमने क्या किया, देखो पहले समझ लो हेडलाइन ग्रोथ रेट का मीनिंग क्या होता है। GDP at constant market price, which will henceforth referred as GDP. Earlier growth was measured in terms of growth rate at factor cost या constant price. समझो यहाँ पे कि अभी हमने क्या कर दिया गया, कांस्टेंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। जैसे अपने आप ही क्या होगा, मार्केट प्राइस से चेक कर रहे हैं तो मार्केट प्राइस में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब ज्यादा से ही चेक करें तो हमें आगे क्या लग रहा होगा, जैसे मान लो 100 रुपये का मिल रहा था पहले, है ना, और हम अभी मार्केट वैल्यू को चेक करें कि 100 रुपये का है, और 4 साल पहले मार्केट में वैल्यू कितनी थी, मान लो पूरा 90 रुपए की थी, तो हमें महंगाई क्या दिखेगी, कम दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर हम उसका फैक्टर चेक करेंगे कि भाई इसमें कितना लेबर लगा, कितना लैंड लगा, कितना एंटरप्रेन्योरशिप लगी, कितना रुपए खर्चा आया, तो उस हिसाब से हमें महंगाई ज्यादा फील होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हेडलाइन ग्रोथ रेट को ही डाउन कर दिया। हेडलाइन ग्रोथ रेट है जिसे हमें कंपेयर करना है, उस चीज को कम कर दिया गया। दूसरा इन्होंने क्या बोला, सेक्टर वाइज। सेक्टर वाइज यानी हर एक सेक्टर में ग्रॉस वैल्यू एडेड। उन्होंने बोला कि देखो पहले चिप्स बनाए तो चिप्स में कितने रुपए का मसाला ऐड किया गया, कितने का ऑयल ऐड किया गया, हर किसी को अलग अलग सेक्टर वाइज उन्होंने एस्टिमेट करना स्टार्ट कर दिया और उसमें महंगाई चेक करने लग गए। तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि आप लोगों की सबसे ऊपर जा रही होगी बातें। हाँ जी, यहां तक बताओ अभी पहले, यहां तक जो हमने पढ़ा सेकंड पॉइंट मेजर चेंज से पहले यानी रिवाइज मेथड, वो समझ में आया आप लोगों को? कितना और बच रहा है, पूरा तो नहीं हो पाएगा। हाँ जी बताओ, रिवाइज फॉर्म तक समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी बोलो, यस और नो। जब वो सेकंड पॉइंट दिख रहा है, मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल अकाउंट्स हैज आल्सो बीन रिवाइज्ड, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, ठीक है, इतना ही रखते हैं हम लोग। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, और ये बुक अभी मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, और ये खरीदनी है किसी को तो उसकी लिंक मैं सेंड कर दूंगा आपको, जो भी अमेजोन या जिससे भी आपको खरीदनी हो वहां से खरीद सकते हो, अभी जैसे आपको मन करे वैसे ले लेना। ठीक है,
तो यहाँ तो ओके है, कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ जी, No, ठीक है sir. फिर, थैंक यू एवरीवन, इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में कल मॉर्निंग में 6 बजे, ठीक है? ओके। Thank you, sir.